विद्यार्थियों, हम जातिवाद का जो अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि जातिवाद का परंपरागत स्वरूप क्या रहा और उसमें फिर धीरे धीरे कैसे परिवर्तन आकर यह कर्म के आधार के स्थान पर, जन्म के आधार पर इसने जो है स्थान ग्रहण कर लिया। जाति जो है राजनीति में संपर्क का सूत्र भी रही है। तो आज जो है हम भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का अध्ययन करेंगे। जाति और राजनीति में जो अंतःक्रिया का जो सैद्धांतिक आधार में जो सबसे प्रमुख जो विचार प्रस्तुत किए जाते हैं, उसमें यह है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था का संगठन जाति की संरचना के आधार पर हुआ है और राजनीति केवल सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति मात्र है। सामाजिक संगठन राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निर्धारित करता है। दूसरी बात जो इसमें आती है, राजनीति के प्रभाव के फलस्वरूप जाति नया रूप धारण कर रही है। लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत राजनीति की प्रक्रिया प्रचलित जाति संरचनाओं को इस प्रकार प्रयोग में लाती है जिसे संबंध पक्ष अपने लिए समर्थन जुटा सके तथा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना सके। जिस समाज में जाति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है, उसमें यह अत्यंत स्वाभाविक है कि राजनीति इस संगठन के माध्यम से अपने आप को संगठित करने का प्रयास करे। इस प्रकार जो राजनीति में जातिवाद के जिसे नाम से हम पुकारते हैं, वह वास्तव में जाति का राजनीतिकीकरण है। भारत में जाति जो राजनीति जो है वो जाति के इर्द गिर्द घूमती है। जाति मुख्य राजनीतिक दल है और यदि मनुष्य राजनीति की दुनिया में ऊंचा उठना चाहता है तो उसे अपने साथ जाति को लेकर चलना होगा, है ना। तो भारत में राजनीतिज्ञ जातीय समुदायों को इसलिए संगठित करते हैं ताकि उनके समर्थन में उन्हें सत्ता तक पहुंचने में सहायता मिल सके। जातियां संगठित होकर प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भाग लेती हैं और इस प्रकार जातिगत भारतीय समाज में जातियां ही राजनीतिक शक्तियां बन गई हैं। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका की जो कुछ विशेषताएं उभर कर हमें सामने आती हैं, जिनमें है कि जाति व्यक्ति को बांधने वाली कड़ी है। दूसरा, शिक्षा और शहरीकरण, औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण से जातियां समाप्त नहीं हुई हैं, अपितु उनमें एकीकरण की प्रवृत्ति को बल मिला और उनकी राजनीतिक भूमिका भी प्रभावी हुई है। तीसरा, राजनीति में प्रधान जाति की भूमिका का विश्लेषण किया जा सकता है। प्रधान जाति यानी डोमिनेंट कास्ट जो है ना। प्रधान जाति न केवल राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से ही शक्तिशाली होती है, बल्कि गांव या इलाके में भी ज़्यादा होती है। प्रधान जाति अपनी संख्या के बल के आधार पर गांव और क्षेत्र के स्थानीय संस्थाओं जैसे पंचायतों की राजनीति में सक्रिय होती है। यदि किसी राज्य विशेष में किसी जाति की प्रधानता होती है तो राज्य राजनीति में जाति एक प्रभावक तत्व बन जाती है। और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही जातिगत समुदायों का झुकाव राजनीति की ओर हो गया था और जब ब्रिटिश काल ने भारत में एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था की नींव डाली थी, सबसे पहले इनका ध्यान जनगणना कार्यालय की ओर गया, जहां जातीय समुदायों ने सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्ति के ध्येय से अपने संगठन का नामकरण कराना आवश्यक समझा। है ना। और निर्वाचनों के दिनों में जातिगत समुदाय प्रस्ताव पारित करके राजनीतिक नेताओं और दलों को अपने जातिगत समर्थन की घोषणा करके अपने हितों को मुखरित करते हैं, है ना। इसी प्रकार एक और विशेषता सामने आती है कि जाति की भूमिका राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर उतनी नहीं है जितना स्थानीय और राजनीतिक स्तर पर स्थानीय और राज्य की राजनीति पर है, और जाति और राजनीति के संबंध स्थैतिक न होकर गतिशील हैं। तो इस प्रकार जाति और राजनीति के संबंधों की ये प्रमुख विशेषताएं जो हैं वो उभर कर सामने आती हैं। रजनी कोठारी ने भी जाति के राजनीतिकरण की चर्चा करते हुए इससे पुराना समाज नई राजनीतिक व्यवस्था के करीब आया है ना। उनका कहना है कि जाति व्यवस्था से पुराना समाज नई व्यवस्था के करीब आया है। उन्होंने इस प्रक्रिया को 3 चरणों में बांटा है। पहला, शक्ति और प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा जो ऊंची जाति तक सीमित रही, है ना।
भारत का पुराना समाज जब राजनीतिक व्यवस्था के संपर्क में आना लगा तो सबसे पहले शक्ति और प्रभाव की स्पर्धा समाज के प्रतिष्ठित और जमी हुई जातियों तक ही सीमित रही और जिन जातियों ने उच्च शिक्षा प्राप्त करके आधुनिक बनने का प्रयास किया वे प्रतिष्ठित जातियों के समकक्ष आने लगी। इन जातियों ने अधिकार और पद प्राप्त करने के लिए अपना राजनीतिक संगठन बनाया, जिससे उस दो ऊंची जातियों में प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता बढ़ने लगी थी। इसी तरह जाति के अंदर प्रतिस्पर्धी गुट बन जाना, है ना। इन गुटों में विभिन्न जाति के लोग होते हैं जो अपना गुट मजबूत करने के लिए उन जातियों की भी सहायता ली जाती है जो अब दायरे से बाहर थी, है ना। चुनाव में समर्थन प्राप्त करने के लिए नीची जातियों के प्रमुख लोगों को छोटे राजनीतिक पद और लाभ में कुछ हिस्सा देकर प्रतिस्पर्धी नेता तथा अपना गुट मजबूत करने का प्रयास किया जाता है। और तीसरी जो बात है कि जाति के बंधन ढीले पड़ना और राजनीति को व्यापक आधार मिलना, है ना। इसमें जो है राजनीतिक मूल्यों की एक और तो राजनीतिक मूल्यों की प्रधानता हुई और जाति पाति से लगाव कम हुआ, वहीं दूसरी ओर नए शिक्षा, शिल्प, शहरीकरण के कारण सामाजिक परिवर्तन आया। भौतिक उन्नति की नई धारणाओं को ने जोर पकड़ा, पुराने पारिवारिक बंधन टूटने लगे और लोग शहरों में जाकर बसने लगे। जाति की भावना ढीली पड़ने लगी और सामाजिक व्यवहार अपनी जाति तक ही सीमित न रहा, राजनीति में भी व्यापकता आई। नई शिक्षा और सामाजिक व्यवहार से उत्पन्न होने वाली प्रवृत्तियां फैलने लगी और राजनीतिक संस्थाओं का ढांचा व्यापक होने लगा और जाति की भावनाओं को नया रूप मिलने लगा। राजनीतिक प्रवृत्तियों ने नई निष्ठाओं को जन्म दिया जो पुरानी निष्ठाओं को काटती है। जाति जो है वो राजनीतिक समर्थन या शक्ति का एकमात्र ही आधार नहीं रही, यद्यपि राजनीति में इसका उपयोग किया जाता रहा है। उनके जो जाति के संदर्भ में निष्कर्ष है वो है कि आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने के कारण पहले तो जाति प्रथा पर पृथकता की प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ा, बाद में जाति भावना का सामंजस्य हुआ और इसने राजनीतिक संगठन में सहायता दी। दूसरा, आधुनिक राजनीति में भाग लेने से लोगों की दृष्टि में परिवर्तन हुआ और उनको यह समझ में आ गया कि आज के युग में केवल जाति और संप्रदाय से ही काम नहीं चल सकता। जहाँ जाति बड़ी होती है वहाँ उसमें एकता नहीं रहती, उसमें उपजातियों के भेद होते हैं और छोटी जातियाँ तो अपने बल पर चुनाव भी नहीं जीत सकती। यदि कोई प्रत्याशी अपनी ही जाति का पक्ष लेता है तो दूसरी जातियां उसके खिलाफ हो जाती हैं। इसलिए चुनाव की राजनीति में अनेक जातियों का गुट बनाना पड़ता है। नेक्स्ट जो है वो राजनीति में आने के कारण जाति की भावना ढीली पड़ जाती है और अनेक नई निष्ठाओं का उदय होता है। आधुनिकतावादी नेता जाति पाति पर भले ही नाक भौं सिकोड़े, परंतु इसके द्वारा राजनीतिक शक्ति उन वर्गों या समूह के हाथ में पहुंच सकी जो अब तक इससे वंचित थे, है ना। जातियों और संप्रदायों के राजनीति में भाग लेने के फलस्वरूप सामूहिक या राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ और पृथकता कम होकर राजनीतिक एकीकरण हुआ। जाति के आधार पर संगठन भी बनते हैं और जो पश्चिमी देशों से विभिन्न हितों व वर्गों के संगठनों ने किया, है ना। सब मिलाकर जातीय संगठनों ने भारतीय राजनीति में वही भाग लिया जो पश्चिमी देशों में विभिन्न हितों व संगठनों ने किया था। तो इस तरह से जाति और राजनीति के जो उनका जो विश्लेषण है उसमें रजनी कोठारी का ये जो है विश्लेषण आता है और इसे ये जो आज की जो जाति व्यवस्था के संदर्भ में भी हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार जाति व्यवस्था, परंपरागत जाति व्यवस्था का जो है क्षय होकर राजनीति में और भी नए समीकरण उसमें उभर कर आए थे। भारतीय राजनीति में जब हम जाति की भूमिका का अध्ययन करते हैं तो उसमें जयप्रकाश नारायण जी ने एक बार कहा था कि जाति भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण दल है ना। मॉरिस जोन्स लिखते हैं कि जाति के लिए राजनीति का महत्व और राजनीति के लिए जाति का महत्व पहले की तुलना में बढ़ गया है। तो जाति व्यवस्था क्योंकि भारतीय समाज परंपरागत समाज का पक्ष है एक और स्वाधीनता के पश्चात संविधान और राजनीतिक संस्थाओं के निर्माण से आधुनिक प्रभाव ने भारतीय समाज में धीरे धीरे प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया, है ना।
लेकिन जो जातिगत संस्थाएं यकायक महत्वपूर्ण और भी बन गई हैं, क्योंकि उनके पास भारी संख्या में मत थे और लोकतंत्र में सत्ता प्राप्ति हेतु इन मतों का मूल्य था, जिन्हें सत्ता की आकांक्षा थी और उन्हें सामान्य जनता के पास पहुंचने के लिए संपर्क सूत्र की भी आवश्यकता थी। सामान्य जनता को अपने पक्ष में मिलाने के लिए यह भी जरूरी था कि उनसे उन्हीं की भाषा में बात की जाए जो कि समझ सके। जाति व्यवस्था इस बात को प्रकट करती थी और इसी पृष्ठभूमि में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती गई। तो सबसे पहले तो जाति की भूमिका का जब हम राजनीति में अध्ययन करते हैं तो जाति निर्णय प्रक्रिया में जाति की जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही है ना। संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण के जो प्रावधान किए गए हैं, जिनके कारण ये जातियां संगठित होकर सरकार पर दबाव डालती है और इन सुविधाओं को और अधिक वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाए, है ना। तो इस तरह से जो है ये प्रभावशाली दबाव गुट के रूप में और निर्णय प्रक्रिया के रूप को प्रभावित करने के रूप में सामने आती है। इसी तरह राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर निर्णय होते हैं, है ना। भारत के सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों का चयन करते समय जातिगत आधार पर निर्णय लेते हैं। प्रत्येक दल किसी भी चुनाव क्षेत्र में प्रत्याशी मनोनीत करते समय जातिगत गणित का अवश्य विश्लेषण करते हैं। जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार भी किया जाता है ना। जिस निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है उस निर्वाचन क्षेत्र में जातिवाद की भावनाओं को उकसाया जाता है ताकि संबंधित प्रत्याशी की जातिगत मतदाताओं को पूर्ण समर्थन प्राप्त कर सके। इसी तरह मंत्रिमंडलों के निर्माण में भी जातिगत आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है ना। और राजनीति में जातीयता का सिद्धांत इतना गहरा है कि यह प्रत्येक राज्यों के मंत्रिमंडलों में जो है प्रत्येक प्रमुख जाति का मंत्री होना चाहिए, इस बात पर जोर दिया जाता है। और यह सिद्धांत प्रांतों की राजधानियों से ग्राम पंचायतों तक स्वीकृत हो गया है। प्रत्येक स्तर पर प्रधान को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, प्रधान की जाति को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी जातियों के आधार पर स्थान अवश्य दिया जाता है। जाति का जो है दबाव समूह के रूप में प्रवृत्त है ना। अनेक जातीय संगठन है ना जो हैं वो राजनीति में रुचि लेते हैं और अपने अपने संगठित बल के आधार पर राजनीतिक सौदेबाजी करते हैं। प्रशासन में भी जातियों का जो है वो है लोकसभा और विधानसभाओं के लिए जातिगत आरक्षण की व्यवस्था प्रचलित है और नौकरियों व पदोन्नति के लिए जातिगत आरक्षण का प्रावधान है। राज्य की राजनीति में भी जातियों का प्राधान्य है। भारतीय राजनीति के अपेक्षा राजनीतिक स्तर पर जो है राज्य की राजनीति पर जातिवाद का प्रभाव अधिक है ना। विभिन्न राज्यों में जो जिस जाति का प्राधान्य है उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है ना। बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान है ना। इन राज्यों की राजनीति का अध्ययन तो बिना जातिगत गणित के विश्लेषण के नहीं कर सकते, है ना। बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार तो जातिगत राजनीति की मिसाल बन चुके हैं। तो इस तरह से इन जातियों ने जो है राजनीति का प्रभाव इतना अधिक हो रहा है कि टिंकर जैसे विद्वानों ने विचार व्यक्त किया है कि भारत में बहुत बड़े भाग में आगे आने वाले वर्षों में अनेक वर्षों तक राज्यों की राजनीति जातियों की राजनीति बनी रहेगी, है ना। तो इस तरह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग जातियों का प्रभाव हमें देखने को मिलता है जो प्रतिस्पर्धी गुट बनाते हैं और संगठन और शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। राजस्थान में हम देखें तो जाट और राजपूत जातियों की प्रतिस्पर्धा प्रमुख रही है ना। तो इनमें जो है देखने को मिलता है। और इसमें एक विशेष बात यह भी है कि संविधान के अंतर्गत जातिगत आधार पर आरक्षण और संरक्षणों की जो व्यवस्था की गई है उसने जाति को और प्रभावशाली बनाया है और राजनीति पर जाति की पकड़ पर गहरी हो गई है ना। जातियों का राजनीतिक आधार दिए गए सभी विशेष अधिकारों से वंचित कर दिया जाना चाहिए क्योंकि ये प्रतिबंध समतावादी समाज की धारणाओं को आघात पहुंचाते हैं, है ना। तो इसलिए
भारतीय राजनीति में जाति विभिन्न राज्यों की जाति के जो विभिन्न स्वरूप विकसित हुए हैं, जिसमें कि पहला स्वरूप दक्षिणी भारत का है, जहां ब्राह्मणों को और निम्न जातियों के बीच गंभीर संघर्ष रहा है। दूसरा रूप महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, जहां मराठा और ब्राह्मणों के बीच संघर्ष रहा है। तीसरा रूप गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का है, और इन राज्यों में 3 मध्यम वर्गीय जातीय राजनीतिक संघर्ष में रत दिखाई देती हैं, है ना। आंध्र में टकराव कामा और रेड्डी जातियों के बीच संघर्ष पाया जाता है ना। इसी तरह से गुजरात में पाटीदार और क्षत्रियों के बीच प्रतिस्पर्धा पाई जाती है ना। तो इस तरह से जो है इन जातियों में जो है मध्यम वर्गीय जातियों का राजनीतिक संघर्ष दिखाई देता है। इसी तरह बिहार में भी है ना, जहाँ उच्च जातियाँ और अन्य कायस्थ सामाजिक राजनीतिक जातियाँ जो है शक्ति की धारक बनी और उनके बीच सामाजिक और राजनीतिक प्रतियोगिता रही। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी राजनीति में उच्च जातियों और मध्यम जातियों का एकाधिकार रहा है ना। पिछले 15 वर्षों में पिछड़ी जातियों में राजनीतिक चेतना बहुत अधिक बढ़ गई है, तो इसलिए इनमें यह संघर्ष का स्वरूप हमें दिखाई देता है। तो कुल मिला के बात यह है कि जाति जो है राजनीति के लिए वरदान है या अभिशाप है, यह मूल्यांकन करना एक कठिन कार्य है। कई लोग जाति को राजनीति का कैंसर मानते हैं, जाति प्रथा को राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक मानते हैं, क्योंकि इससे व्यक्तियों में पृथकतावाद की भावना जागृत होती है। दूसरी तरफ अमेरिकी लेखक रुडोल्फ का मत है कि जाति व्यवस्था ने जातियों के राजनीतिकरण में सहयोग देकर परंपरावादी व्यवस्था को आधुनिक सांचे में ढालने का काम किया है ना। वे लिखते हैं कि अपने परिवर्तित रूप में जाति व्यवस्था ने भारत में कृषक समाज में प्रतिनिधि लोकतंत्र की सफलता तथा भारतीयों की आपसी दूरी को कम करके उन्हें अधिक समान बनाकर समानता के विकास में सहायता दी है ना। तो भारतीय समाज में जाति प्रभावदायक संपर्क सूत्र तथा नेतृत्व और संगठन का आधार प्रदान करती है और उन व्यक्तियों को भी प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने की क्षमता प्रदान करती है जो परंपरागत दृष्टि से समाज के निचले स्तर पर है। और इसमें एक बात यह भी कि जाति पर राजनीतिक व्यवस्था के प्रभाव के परिणाम स्वरूप जाति व्यवस्था में अधिक विवेकात्मकता का संचार हुआ है और जाति व्यवस्था के परिणाम स्वरूप ही राजनीतिक शक्ति उन वर्गों और समूहों के हाथों में पहुंच सकी है जो अब तक उससे वंचित थे। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि जाति की भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका के संदर्भ में कि जाति प्रथा किसी विश्व के हर देश में पाई जाती है और विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में इसका प्रभाव अधिक है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप इसका प्रभाव पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, है ना। यह सोचने का कोई आधार नहीं है, कोई भी सामाजिक तंत्र पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकता। राजनीति में जाति तत्व का प्रभाव बना ही रहेगा, क्योंकि राजनीति का खेल शून्य में नहीं खेला जाता और ये खेल सामाजिक जीवन में ही संचालित होता है। अतः राजनीति में जाति की भूमिका बनी रहेगी। आवश्यकता इस बात की है कि जाति तत्व अपनी सीमाओं में रहे। दूसरी बात यह आती है कि जाति वरदान है या अभिशाप है, इसमें जो है कोई महत्व नहीं है। जाति की भूमिका एक स्वाभाविक तत्व है और जाति की भूमिका संपूर्ण अंशों में न तो वरदान है न अभिशाप। जाति के तत्व का प्रभाव हितकारी होगा या अहितकारी है तो जाति का तत्व की मात्रा और उसके स्वरूप पर निर्भर करते हैं। यदि जाति तत्व अपने उदार रूप में है तो कमजोर वर्गों के विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और पूरी तरह वांछित स्थिति है ना यह। लेकिन यदि जाति तत्व अपनी सीमाओं को लाकर राजनीति का प्रमुख निर्धारक तत्व बन जाता है तो अन्य जातियों के साथ टकराव की प्रेरणा देता है। तो इससे अनुचित्य के अतिरिक्त शेष ही क्या रह जाता है ना। तो इसलिए राजनीति में जो है इस जातिगत विद्वेष को जो है कम करना है और चुनावी राजनीति जो पिछले 1 दशक से है
की जो स्थिति है वो राजनीतिक दल आर्थिक विकास का कोई कार्यक्रम जनता के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। चुनाव में आर्थिक और राजनीतिक विकास के कोई मुद्दे नहीं हैं और राजनीतिक खेल धार्मिक मेधों, अगड़ों, पिछड़ों, दलितों को आपस में बांटकर खेला जा रहा है। तो आवश्यकता इस बात की है कि जाति का जो रूप ऊंच नीच का भेद करने वाला, टकराव को प्रेरित करने वाला है, उसे समाप्त किया जाए। लेकिन राजनीति जो जाति को जो स्वस्थ उदारवादी संपर्क सूत्र प्रदान करने वाली भूमिका है, उसे न केवल बनाए रखा जाना चाहिए बल्कि विकसित किया जाना चाहिए। आ रहा है समझ में? यानी जाति व्यवस्था का उदार रूप ही होना चाहिए, ना कि वह अपनी सीमाओं को लाकर राजनीति का प्रमुख तत्व बन जाए, है ना। तो आज के वीडियो में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। धन्यवाद।